जब से वो आया था अपने कमरे में बंद था। बिलाकिर अपने दुखते सर को पकड़कर शावर की गर से वो बाथरूम में बंद हुआ था। 1 घंटे से मुसलसल शावर लेने के बाद वो कहीं जाकर थोड़ा पुरसकून हुआ था। अपनी स्याह सुर्ख आंखों को देखकर वो फीका सा मुस्कुराया था। हैदर शाह कमज़ोर नहीं है और ना ही कभी कमज़ोर पड़ सकता है। बालों को सेट करता हुआ ग्रे कलर का सूट पहने आम रूटीन की तरह वो तैयार हुआ था। डोर नॉब पर हाथ रखते हुए वो हौसला जमा करता हुआ कमरे से बाहर निकलता वो सीधा किचन की सिमत बढ़ा था, जहाँ पर शाहिदा बेगम के साथ राइमा भी मौजूद थी। मेरे लिए तो कभी भी कुछ नहीं बनाती आप, और देखें इर्तज़ा भाई के साथ आज आप हैदर भाई के लिए भी उनकी पसंद का खाना बना रही हैं। राइमा के अफसुर्दा चेहरे को देखकर वो किचन में दाखिल हुआ। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है राइमा ने, आप इसे सच बता देना खुद को नॉर्मल जाहिर करने की खातिर। वो बीच में घुसने की कोशिश करने लगा। वहीं हैदर की बात पर राइमा की भवें सुकड़ी थी। नहीं हैदी, हम सच नहीं बता सकते इसे, बेचारी का छोटा सा दिल टूट जाएगा। एक आंख दबाए इर्तज़ा ने शरारत से भरपूर लहजे के साथ दोनों को खामोश रहने का इशारा किया। शाहिदा बेगम मुस्कुराई थी, जानती थी अब राइमा की खैर नहीं। कौन सा सच भाई? राइमा की आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस। बताएं ना। इर्तज़ा और हैदर को खामोश देखकर वो इसरार कर रही थी। अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो सुन लो, लेकिन प्लीज़ रोना मत। हम उन्हें कौन सा मुंह दिखाएंगे वरना। लहजे में अफसुर्दगी लिए हैदर ने इर्तज़ा की तरफ देखकर खामोशी इख्तियार की। किससे मुंह दिखाना है? कौन सा मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं? वो अब की बार मिनमिनाई थी। अब वक्त आ गया है सिमी तुम्हें सब सच बताने का। कब तक तुमसे छुपाए रख सकते हैं? अब तो तुम समझदार हो चुकी हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। ठहरे हुए लहजे में वो संजीदगी से बोला। हैदर और शाहिदा बेगम इर्तज़ा के इतने संजीदगी से कहानी कहने पर हैरान हुए। माँ कौन से सच की बात कर रहे हैं इर्तज़ा भाई? ना मांग के लिए वो इर्तज़ा और हैदर की बातों से घबराई थी। इर्तज़ा की बात पर उस वक्त कोई भी आंखें बंद करके यकीन कर लेता अगर हैदर और शाहिदा बेगम उसके साथ शामिल ना होते। राइमा, ये सच तो शाह और हैदर ही तुम्हें बताएंगे। इतने अरसे बाद इर्तज़ा को शरारत करते देखकर शाहिदा बेगम खामोश हो गईं। यही कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारी बहन नहीं हो सिमी, और ना ही बाबा और माँ सरकार की औलाद हो। राइमा के साकित चेहरे को देखकर हैदर की हंसी छूट रही थी, मगर वो खुद पर जब्त करता रुख फेर गया। जबकि शाहिदा बेगम इर्तज़ा को खामोश होने का इशारा कर रही थी, मगर उस पर तो शरारत सवार थी आज। क्या मतलब? भराई हुई आवाज़ में इर्तज़ा से पूछती हुई अपने सामने सर झुकाए खड़ी शाहिदा बेगम को देखकर वो रोने को तैयार थी। मैं और हैदर छोटे थे जब बाबा तुम्हें हवेली लाए थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मानो तूफान आया हुआ था, और हमें बताया था बाबा सरकार ने कि तुम उन्हें किसी दरख्त के नीचे रोते हुए मिली थी। राइमा की गैर होती हालत देखकर इर्तज़ा लब दबा गया। मैं सच में आप लोगों की बहन नहीं और आपकी बेटी नहीं हूँ। आंसू बहाती हुई वो इर्तज़ा की बात पर यकीन कर गई। मैं इस हवेली की बेटी नहीं हूँ। राइमा के रोने में रवानगी आ गई थी, जिसे देखकर इर्तज़ा के हाथ पैर फूले। सिमी मेरी बात सुनो। हैदर और शाहिदा की घूरी खुद पर महसूस करता वो राइमा की सिमत बढ़ा था। नहीं, मैं नहीं हूँ आपकी सिमी। पता नहीं मैं कौन हूँ। राइमा को हद दर्जा अपनी बात को संजीता लेते देखकर इर्तज़ा उसे खुद से लगा गया था। अब जो भी हो तुम, अब तो हमारी बहन हो ना। राइमा के सर पर हाथ रखे वो अब भी बाज नहीं आया था। राइमा, अपने भाई सही कह रहे हैं राइमा, अब तो तुम हमारी बहन हो। हैदर ने भी हिस्सा डाला। राइमा अपने आंसुओं से इर्तज़ा की शर्ट गीली कर गई। मजाक कर रहा था सिमी, तुम तो हमारी जान हो, हमारी छोटी सी बहन हो। राइमा के बालों में हाथ चलाता हुआ वो संजीदगी से बोला। बस इतना सा दिल है राइमा, हम तो मजाक कर रहे थे यार। हिचकियों से रोती हुई राइमा को देखकर हैदर भी उसके करीब आया। ऐसा होता है मजाक? इर्तज़ा के साथ लगी वो नाराज़गी से बोली। हाँ ना, ऐसे ही होते हैं मजाक। हैदर का मूड काफ़ी बेहतर हो गया था। जब तुम माँ सरकार से ऐसे शिकवे करोगी तो हम ऐसे ही मजाक करेंगे ना। राइमा को खुद से अलग करता इर्तज़ा उसके आंसू साफ कर रहा था। शाहिदा बेगम खामोश खड़ी तीनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं आपकी बहन हूँ ना। इर्तज़ा और हैदर का हाथ थाम कर उसने यकीन दहानी चाहिए। तुम हमारी प्यारी चुड़ैल जैसी बहन हो, हमारी ही बहन हो बेटा तुम। भाई, हैदर के चिढ़ाने पर वो चिल्लाई थी। राइमा और हैदर को खुद से लगाते इर्तज़ा भी मुस्कुराया था। मुबारक हो भाई। राइमा के साइड पर होते ही हैदर फिर से इर्तज़ा से बगलगीर होता मुस्कुराया था। हैदर की मुबारकबाद पर वो भी मुबहम सा मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? हैदर की सुर्ख आंखों पर गौर करता वो फिक्रमंद पूछने लगा।
कुछ नहीं भाई, थकान की वजह से सर में दर्द हो रहा था और इसी वजह से अंगूठे और उंगली के पोर से आंखों पर दबाव देता वो इर्तजा के सामने कंफ्यूज हुआ। आंखों पर दबाव देने से सर दर्द खत्म नहीं होगा, वो टोक गया। जी भाई। हैदर की बात पर उसे यकीन तो नहीं आया था, मगर उसे सच बताने पर वो फोर्स भी नहीं कर सकता था। माँ सरकार, हवेली के उस कमरे की भी सफाई करवा दीजिएगा। हैदर पर उचटती नजर डालता हुआ वो वहां से चला गया था। इर्तजा शाह अपनी वजी शख्सियत के साथ मेहंदी के फंक्शन के लिए गांव में लगाए गए पंडाल में दाखिल हुआ था, जहां सामने स्टेज पर नज़रें झुकाए बैठी माहीन को देखकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। मेहंदी और माइयों की निस्बत के हिसाब से चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए माहीन येलो और ग्रीन कलर के शरारे के साथ ज्वेलरी के नाम पर कानों में हल्के से आवेजे पहने हुए खूबसूरत और पुरनूर चेहरे के साथ इर्तजा शाह को मबहूत कर रही थी। खुद पर नजरों की तपिश महसूस करती हुई माहीन की निगाहें अपने ऐन सामने खड़े इर्तजा पर ठहरी थीं। इर्तजा शाह, जो उस वक्त वाइट कॉटन के सूट पर वेस्टकोट पहने बालों को सेट करने के बाद भी पेशानी पर बिखरे हुए बालों को अपने बाएं हाथ की मदद से सेट करता हुआ उलझन का शिकार हो रहा था। दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए यकटुक माहीन को ही देख रहा था। साथ इर्तजा शाह की मोहब्बत लुटाती नज़रों से खाइफ होती हुई वो वापस से नज़रें झुका गई थी। ये देखकर इर्तजा की मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। मजबूत कदमों के साथ वो स्टेज की सिमत बढ़ आया था। अपने बराबर में इर्तजा को बैठते देखकर माही उस पर तिरछी निगाह डालती हुई मजीद सर झुका गई थी। इर्तजा को अपने इतना करीब आराम से बैठते देखकर उसे घबराहट सी हो रही थी। पसीने से भीगी हथेलियों को आपस में मसलती हुई माहीन को देखकर इर्तजा सामने से मेहमानों को आते देखकर मुस्कुराकर सरगोशियाना अंदाज में माहीन से मुखातिब हुआ था। रिलैक्स, थोड़ी देर की बात है, रस्म के बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। आम से लहजे में इर्तजा को बोलते सुनकर वो हैरानगी से इर्तजा को देख कर रह गई थी, जो बज़ाहिर सामने की तरफ नज़रें जमाए हुए मुस्कुरा रहा था। नज़रें नीची कर लो, किसी ने देख लिया तो सब मजाक बनाएंगे। मैं तो एंजॉय करूँगा, मगर शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। हनूज सामने देखता हुआ वो माहीन को मज़ीद हैरान कर रहा था। अब तुम्हारा ही हूँ, कल फुर्सत से देख लेना, बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। माहीन की जमी हुई नज़रें अब भी खुद पर महसूस करता हुआ शरारत से वो फिर मुस्कुराया था। इर्तजा को मुस्कुराते देखकर फ़ौरन से वो नज़रें झुका गई थी। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। येलो कलर की घेरदार फ्रॉक पर शॉकिंग पिंक कलर के दुपट्टे को शानों पर स्टाइल से फैलाए हुए हया शाकरा बेगम के बराबर आ खड़ी हुई थी। ये क्या है हया? हया को नीचे से ऊपर तक देखते हुए वो अपना माथा पीट गई थी। क्या? फटी हुई आंखों से वो पूछ रही थी। हाथों में भर भर के पहनी चूड़ियाँ और गजरे पहने हुए देखकर उन्हें ज़्यादा अजीब नहीं लगा था, मगर गर्दन में डाले हुए गोल्ड के भारी नेकलेस और साथ कानों में डाले वजनी आवेजे देखकर अपनी बेटी के सजने संवरने के पागलपन को देखकर वो हैरान हो रही थी। ये कैसे आया तुम्हारे पास? रही सही कसर कुशादा पेशानी पर लगाए हुए शाकरा बेगम की शादी के मांग टीके ने पूरी कर दी थी। मांग टीके पर हाथ लगाकर वो पूछती हुई हैरानगी से पूछ रही थी। वो मांग टीका जो उन्होंने हमेशा से ही हया से छुपा कर रखा था, आज उसे पहने देखकर हैरानगी से पूछ ही बैठी थी। ये इतनी सारी ज्वेलरी क्यों पहनी है तुमने? माहीन दुल्हन है तो वो इतना नहीं सजी संवरी, वो भी तो बच्ची है। मगर नहीं, सारी नज़ाकतें और अदाएं तो तुम में ही हैं। शाकरा बेगम की बात पर हैरान होती हुई वो रुख फेर गई थी। अब जाओ और ये सारी की सारी ज्वेलरी उतार कर आओ। क्यों? हैरत से वो पूछ रही थी। क्योंकि तुम दुल्हन से ज़्यादा तैयार हुई हो इस वक्त। वो उसकी माँ थी, उसी के अंदाज में बोली। मेरा क्या कसूर है? माहीन आप ही तो वैसे इतनी प्यारी हैं, उन्हें अब इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उन्हें शौक़ है हैवी ज्वेलरी का। मगर मुझे तो है ना, मैं क्यों उतार दूं? मैं तो नहीं उतारने वाली। ढिठाई से बोलती वो हमदान साहब के पास खड़ी हो गई थी। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। सच बाबा जानी? सुने अम्मो जी, ये होती है तारीफ, आपकी तरह की नहीं होती। हमदान साहब और हया को देखकर वो मुस्कुराई थी। बाबा जानी, चाचू वहाँ क्यों खड़े हैं? रियाज साहब को एक कोने में अकेले खड़े स्टेज पर इर्तजा के साथ बैठे देखकर हमदान साहब उनकी तरफ बढ़े थे। रियाज, हमदान साहब की आवाज़ पर अपनी नम आंखें साफ करते हुए उनकी सिमत मुड़े थे। अफसुर्दा हो रहे हो? हमदान साहब के सवाल पर उनकी आंखें फिर नम हुई। नरजिस के वक्त इतना एहसास नहीं हुआ था। माहीन का अपने आप से दूर जाने का सोच कर ही आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। वापस वो स्टेज की तरफ रुख मोड़ गए थे। हौसला रखो, रियाज साहब का कंधे पर हाथ रखते हुए
रियाज साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए खुद भी हया का सोचकर वो अफसुर्दा हुए थे। हौसला ही हौसला है, चलें रस्म भी तो करनी है, मुस्कुराकर कहते हुए हमदान साहब के साथ वो स्टेज की तरफ बढ़े। कैसी लग रही हूँ? हैदर के सामने खड़ी होती हुई हया मुस्कुराई थी। अच्छी लग रही हो, मुख्तसर से बेलचक लहजे में वो जवाब देता हुआ चेयर पर बैठा था। ये क्या होता है अच्छी लग रही हो? खूबसूरत नहीं लग रही क्या? हया को अपनी सारी तैयारी पर हैदर के बेलचक लहजे से पानी फिरते देखकर बहुत बदमज़गी हुई थी। हया के पूछे गए सवाल पर हैदर ने हल्की सी आवाज़ में कुछ बोलने ही लगा था, जिसे सुनने की खातिर हया उसके बराबर में रखी चेयर को घसीट कर उसके करीब हो बैठ। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी थी, जबकि स्याह सूट में गर्दन में गोल्डन वाइट कलर बनारसी शॉल डाले हैदर शाह अपनी पुरवकार शख्सियत के साथ हया पर सहर तारी किए हुए था। अब की बार हैदर शाह की नज़रें मखमली कारपेट पर ठहरी थीं। हया को यकीन नहीं आ रहा था कि हैदर कभी उसकी तारीफ में गज़ल कहेगा। हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए वो हैदर शाह को सुन रही थी। अजीब एहसास के तहत माहीन का अक्स उसकी आंखों के पर्दों पर लहराया था। माहीन का ख्याल आते उसकी आंखें नम होने लगी थी। आंखों में आई नमी को वो वापस धकेलता हुआ हया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैं अकेली नहीं थी तुमसे मोहब्बत के सफ़र में, उसकी समझ में यही आ सका था। अब की बार वो ऊपर की तरफ देखता हुआ लब दबा गया था। मेहंदी की तमाम तर रस्मों के बाद शाह हवेली के मकीन अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हुए थे, सिवाय हैदर और इर्तज़ा के। वहीं पसीने में शराबूर इर्तज़ा शाह अपनी मेहंदी में खूब हल्ला गुल्ला मचाने के बाद हैदर शाह के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। एक आखिरी नज़र माहीन पर डालता हुआ वो मुस्कुरा रहा था। इतना आसान नहीं था इर्तज़ा शाह के लिए ये सफ़र। आगे बहुत सी मुश्किलात बाहें खोले इर्तज़ा शाह की मुंतज़िर थीं। ये सब जानने के बावजूद भी इर्तज़ा शाह माहीन को हासिल कर लेने की खुशी को महसूस कर रहा था। बालों को पीछे करता हुआ वो गाड़ी में जा बैठा था। मुस्कुरा लो इर्तज़ा शाह, ये मुस्कुराहट कुछ घंटों की मेहमान है तुम्हारे पास। सर्द मोहरी से उसे अपने हिनाई हाथों को देखकर माहीन अपने मंसूबे को सोचकर तल्खी से मुस्कुराई थी। रात की 4 बजे सब थकान की वजह से ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे थे। वहीं माहीन शाह से चादर में खुद को छुपाए रियाज साहब के कमरे के दरवाजे के पास नम आंखें लिए खड़ी थी। मैं बहुत बुरी हूँ बाबा, इसलिए आपके फैसले का मान नहीं रख पाई। इर्तज़ा इतने बुरे नहीं हैं, मगर वो जब मुस्कुराते हैं ना तो मुझे यूँ लगता है जैसे मैं हार गई हूँ। खुद के ही दावे उल्टे पड़ते महसूस होते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो फातेह हों और मैं शिकस्तयाब, इसलिए जा रही हूँ बाबा। आपकी इज्जत की पासबान नहीं बन पाऊंगी। खुदा हाफिज। आंसुओं से तर चेहरे को लिए वो आखिरी नज़र पूरे घर में दौड़ाती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। भाई क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? गार्ड को सोए देखकर सामने से गुजरती हुई कार को इशारे से रुकवाती हुई ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर वो हल्की सी आवाज़ में बोली थी। सरकार साईं, बीबी सरकार स्याह चादर में रात के इस पहर बुखारी विला से निकली हैं और खुदा बख्श को उन्होंने शहर छोड़ने की गुजारिश की है। बुखारी विला में तैनात किए गए इर्तज़ा शाह के चंद गार्ड जो आम हुलिये में हर वक्त बुखारी विला पर नज़र रखे हुए थे, फार्म हाउस पहुंचे उन्हें लेकर। हुक्म सादिर करता हुआ वो खुद भी हवेली से निकला था। प्लीज़ आ जाएं। नज़रें नीचे किए ड्राइवर ने बैठने को कहा था उसे। माहीन कुर्ब से आंखें मीच कर खोलता हुआ वो रैश ड्राइविंग करते हुए बाहर निकला था। कुछ देर बाद इर्तज़ा शाह फार्म हाउस के पोर्च एरिया में परेशानी से चक्कर काटता हुआ माहीन के उस पहर घर से भागने का सोचकर खुद के गुस्से पर जब्त किए हुए था। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? गाड़ी रोकें। गाड़ी को किसी बड़े से घर में दाखिल होते देखकर वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछताई थी। मैंने कहा गाड़ी रोकें। अब की बार भर्राई हुई आवाज़ में चिल्लाई थी वो। बीबी सरकार, थोड़ी देर की बात है, साईं सरकार आपको सब बता देंगे। पोर्च में गाड़ी को ब्रेक लगाता हुआ ड्राइवर सामने खड़े इर्तज़ा को देखकर फौरन से गाड़ी से उतरा था। बीबी सरकार सुनकर माहीन के ओसान खता हो गए थे। अजीब सी सरसराहट पूरे जिस्म में दौड़ी थी। जिस शख्स से भागना चाहती थी आज फिर घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई थी। जाओ। सर झुकाए खड़े मुलाजमों को जाने का कहता वो कार का बैक डोर खोलकर माहीन को बाहर आने का इशारा करने लगा। आप निकल रही हैं बाहर या मैं खुद निकालूं? डांट दबाए वो धाड़ा था। लरजते वजूद के साथ वो बाहर निकली तो इर्तज़ा के चेहरे पर छाए कड़े तासुरात देखकर मजीद डरी थी। माहीन का हाथ मजबूती से पकड़ता वो अंदर बढ़ा था।
वो तो फकत घिसटती हुई इर्तज़ा के पीछे पीछे चल रही थी। लाइन कतार से खड़े मुलाजमीन सर झुकाए उन दोनों को जाते देखकर मजीद निगाह झुकाए हुए थे। रूम में लाते ही माहीन को पकड़े हुए हाथ से आगे करता हुआ इर्तज़ा उसे झट बेड पर बिठा गया था। खुद एक टांग बेड पर रखता हुआ वो माहीन पर झुका था। बहुत शौक है ना भागने का आपको मुझसे दूर, जबड़े भींचे वो जब्त से बोला था। इर्तज़ा के खौफ से लरसते हुए वजूद के साथ माहीन के आंसू बहना शुरू हो गए थे। जिन टांगों से आप हर वक्त भागने को तैयार रहती हैं ना, इन्हीं टांगों को चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। माहीन शाह, फिर भाग कर दिखाना मुझे। गुर्राते हुए माहीन के आंसुओं को यकसर इग्नोर कर गया था। हर एक शख्स भी एतबार के लायक नहीं होता माहीन शाह। ऐसे हैरानगी से मुझे देखने की जरूरत नहीं है। माहीन की आंसुओं से भरी आंखें अचानक से उठी थीं। जब से आप मेरे निकाह में आई हैं ना, जब से मेरी तमाम तर सर्विसेज और कड़ी नज़र हर वक्त आप पर ही रहती है। सो टू बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम माय डियर वाइफ। माहीन के आंसुओं से तर रुखसार को अपने हाथ की पुश से सहलाता हुआ माहीन की आंखों में खुद के लिए खौफ देखकर वो महजूज हुआ था। सारी बात अब माहीन की समझ में आई थी। रात के इस पहर बुखारी विला के सामने कार में मौजूद शख्स उसे इतनी आराम से शहर तक छोड़ने के लिए राजी हो जाना, मतलब वो शख्स इर्तज़ा शाह का तैनात किया हुआ था उस पर नज़र रखने के लिए। अब अपने आंसू साफ करें और घर जाएं। नींद तो अब आपको वैसे भी नहीं आएगी, तो बेहतर रहेगा जल्दी से तैयार हो जाइएगा। एक बात और माहीन शाह, आखिरी बार आपको माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा आपने अपने कदम मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकाली तो मैं अपनी बात पूरी करने में एक पल भी नहीं झिझकूँगा। इर्तज़ा शाह की खूनख्वार नज़रों से वो रुख मोड़ गई। चलें। माहीन के सर पर चादर ओढ़ाते हुए इर्तज़ा शाह संजीदगी से बोला। मजबूत कदमों के साथ चलता हुआ वो माहीन का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए हुए था। माहीन जो इर्तज़ा शाह के सर्द रवैये और ख़ुद के पकड़े जाने पर नम पलकें लेकर मुर्दा कदमों से चल रही थी। बीबी को वापस से बुखारी विला छोड़कर आओ और ज़रीना आप साथ जाओ बीबी के। माहीन को गाड़ी में बिठाकर वो ज़रीना को मज़ीद हिदायत देता हुआ दोनों हाथ सीने पर बांध कर माहीन को जाते देख रहा था। अब वक्त आ गया है इर्तज़ा मुझको दिए वादे को पूरा करने का। वाइट गोल्डन कलर की शेरवानी पहने वो बिल्कुल तैयार था। दिलावर शाह की बात पर उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। सुनगुन मिली है मुझे कि साइमा फुफ्फो रात से शाह हवेली में ही हैं। मैंने तो फ़कत शादी में शिरकत के लिए मदऊ किया था। ये नहीं पता था कि आप दोनों 25 साल बाद अचानक मेरी शादी पर सुलह करवा लेंगे। चलें, ये तो एक दिन होना ही था। इर्तज़ा को नासमझी से देखते हुए उसके बालों को कोम करते हाथों को हरकत देते ज़िच हुए थे, मगर उनकी मोहब्बत के आगे अब आप सब कुछ फरामोश करने को तैयार बैठे हैं। अपने सगे बेटे की खुशियाँ तक आपको नज़र नहीं आ रही बाबा। शीशे में उभरते दिलावर शाह के अक्स को देखकर वो अफसुर्दगी से सोच कर रह गया था। कहना क्या चाह रहे हो तुम आखिर? यही कि मैं आपका बेटा हूँ और बिल्कुल भी आप पर नहीं गया। रही बात वादे की, तो वो पूरा होने के लायक लगा तो ज़रूर पूरा करूँगा। तुम अपनी ज़बान से फिर रहे हो इर्तज़ा। इर्तज़ा का लहजा उन्हें बगावत का ऐलान करता हुआ लगा था। मैंने ये कब कहा बाबा सरकार कि मैं वादा पूरा नहीं करने वाला हूँ। आ जाएं फुफ्फो अंदर। दरवाजे पर खड़े साइमा को देखकर वो उन्हें पुकार गया था। साइमा अंसारी और वहाज इर्तज़ा की शादी में शामिल हुए थे। वहाज ने साफ इनकार कर दिया था शादी में शिरकत से। कमरे में दाखिल होती हुई वो दिलावर शाह के बराबर खड़ी हुई थी। आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ क्यों नहीं? आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ क्यों नहीं? इर्तज़ा के अंदाज पर वो भी दिलावर शाह को देख रही थी। आप सबसे ज़्यादा किस शख्स की मकरूज़ हैं? अचानक सवाल पर वो बौखलाई थी। अभी के लिए इतना काफ़ी है इर्तज़ा, बस तुम अपनी ज़ुबान पर कायम रहो। इर्तज़ा को तंबीह करते हुए साइमा का हाथ पकड़कर दिलावर शाह वहाँ से चले गए थे। देखते हैं बाबा सरकार, मैं भी एक सियासतदान का बेटा हूँ। कैलून की खुद पर बारिश करता हुआ वो अपनी सोच पर मुस्कुराया। खूबसूरत मेकअप के साथ पिंक गोल्डन कलर के ब्राइडल ड्रेस में आज बारात की निस्बत काफ़ी हैवी ज्वेलरी से लदी फदी हुई वो तैयार थी। सारी ज्वेलरी ख़ास तौर पर शाह हवेली से उसके लिए आई थी। अपने सोगवार हुस्न के साथ अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी वो। रेड कलर का नेट का कामदार दुपट्टा हाथों में लिए बैठी थी जो नरजिस उसे पकड़ा कर गई थी। ये दुपट्टा हाथ में लिए बैठी हो, अब चेहरा ढांपना है इससे पागल लड़की, अब सही है। नरजिस के सामने लबों पर मुस्कुराहट सा जाए वो पलकें झुका गई थी। मेराइन कलर के गरारे और शॉर्ट फ्रॉक जेब तन किए,
सिंपल से मेकअप पर आज हया ज्वेलरी के नाम पर फ़कत झूमर लगाए हुए थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज तो, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज तो। इर्तज़ा भाई की खैर नहीं, हया शरारत से बोली थी। इर्तज़ा के नाम पर माहीन को सुबह की अपनी और इर्तज़ा की हुई मुलाकात याद आई थी। हया जल्दी आओ नीचे, शाकरा बेगम की आवाज़ पर वो फ़ौरन से पहले नीचे भागी थी। सारा टाइम हैदर शाह अपनी सुर्ख आंखें सबसे छुपाए फिर रहा था। वहीं दिलावर शाह को होल उठ रहे थे इर्तज़ा को खामोश देखकर। भाभी अब तक तैयार नहीं हुई क्या? राइमा के हया से पूछे गए सवाल पर इर्तज़ा के कान खड़े हुए थे। बस अभी आ जाएगी आपकी भाभी। हैदर को खुद से कतराते देखकर हया परेशान हुई थी। कुछ देर बाद माहीन को इर्तज़ा के साथ लाकर बिठा दिया गया था, मगर इर्तज़ा ने माहीन को एक नज़र देखने की जहमत तक ना की थी। उसका एहसास माहीन को बाखूबी हो चुका था। रस्मों के दौरान भी दोनों एक दूसरे से अनजान बने हुए बेदिली से रस्मों का हिस्सा बने हुए थे। हैदर सबको काम का कहकर वहाँ से चला गया था। मज़ीद देर वहाँ रुकना उसके लिए मुहाल था। सबकी दुआओं और कुरान पाक के साए में माहीन रुखसत होकर इर्तज़ा के हमरा शाह हवेली अपने घर पहुंची थी। माहीन की जानिब हाथ बढ़ाता हुआ इर्तज़ा शाह उसका मुंतज़िर था, जो घूंघट से इर्तज़ा के बेजार चेहरे को देखकर ना चाहते हुए भी अफसुर्दा हुई थी। इर्तज़ा की चौड़ी हथेली पर अपना हाथ रखती हुई आंखें झुकाए हुई थी। वो अपनी हमराही में माहीन को हवेली में लाता हुआ इर्तज़ा शाह सरशार हुआ था, मगर चेहरे पर संजीदगी लिए वो माहीन के साथ ही लिविंग रूम में रखे काउच पर बैठा था। कोई मज़ीद रस्म नहीं होगी अब, आप सब भी थक गए होंगे, आराम कर लेना चाहिए। और माहीन भी थक गई होगी। राइमा भाभी को ले जाओ। शाहिदा बेगम की बात पर सब मुत्तफिक हुए थे। राइमा चंद मुलाजमाओं के साथ माहीन को इर्तज़ा के कमरे तक छोड़ने गई थी। एक एक करके सबको जाते देखकर इर्तज़ा शाहिदा बेगम को वहीं बैठे देखकर उनके पास आया था। माँ आप थक गई होंगी, आप भी आराम कर लें। इर्तज़ा उनसे मुखातिब हुआ था। और तुम? शाहिदा बेगम अपनी जगह से उठी थी। मैं भी चला जाऊं? गिरने के अंदाज से वो कंफर्ट की पुष्ट से टेक लगाए मुबहम सा मुस्कुराया था। जल्दी चले जाना, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना माहीन को। इर्तज़ा के बालों को बखेरती हुई वो अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। वो मेरा इंतज़ार कर ही न ले, तल्खी से सोचता हुआ वो हवेली के कोने वाले कमरे में बंद हुआ था। ताज़े गुलाब के फूलों और कैंडल्स के साथ सजाया गया इर्तज़ा शाह का कमरा, जिसका दरवाज़ा खोलते ही 400 गुलाब की खुशबू फैल गई थी। अजीब एहसास के साथ राइमा का हाथ थामे वो अंदर दाखिल हुई थी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी भाभी बन गई हैं। राइमा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं फ़ौरन से हाजिर करवा दूंगी। माहीन को बेड पर बिठाकर वो वहाँ से चली गई। कैंडल्स जलने की वजह से कमरे में काफ़ी रोशनी फैली हुई थी। जहाज़ी बेड के सामने रखी डिसेंट सी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उभरते अपने अक्स को देखकर बेड से उतरती हुई वो पूरे कमरे का जायजा लेने लगी थी। पूरे कमरे में बुक रैक्स बने हुए थे। जहाज़ी बेड, एक अदद दीवान और उसके सामने रखी टेबल दिखाई दी थी। ग्लास विंडो पर से पर्दा हटाकर वो वहाँ खड़ी हुई थी। आसमान पर 14वीं के चांद को देखकर वो अफसुर्दा सी हो रही थी। कितना कुछ बदल गया था उसकी ज़िंदगी में। इर्तज़ा जैसे शख्स को तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। अपने हम सफ़र के रूप में सोचा ही नहीं था कभी। उसने तो खुद पर बहुत पाबंदी आयद की हुई थी। मोहब्बत करेगी तो फ़कत अपने हम सफ़र से, अपने महरम से। मगर यहाँ तो सभी उल्टा हो गया था। मोहब्बत तो दूर, वो इर्तज़ा से नफ़रत भी करती थी या नहीं, वो खुद इन सोचों में उलझी हुई थी। नम आंखें लिए वो वापस से बेड पर आकर बैठ गई। मुसलसल बेड पर बैठी हुई वो थक गई थी। नींद से बंद होती हुई आंखों के बावजूद वो इर्तज़ा का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो न जाने कहाँ रह गया था।